नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुफ्तगू के नए एपिसोड में। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज देश में कई अलग अलग परिस्थितियाँ चल रही हैं जिन पे एक गहन चर्चा का, एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उसी तहत आज का कार्यक्रम हमने बनाया है गुफ्तगू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, जो है आकाश तिवारी जी। सर नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ होगा। चलिए आकाश जी शुरू करते हैं आज की। आकाश जी, इस देश की आबादी का 60% जो कि लगा है किसानी की खेती में, अपने 2 जून की रोटी उससे कमाता है जी। लेकिन जीडीपी में हिस्सा कितना दे पाता है? ज्यादा 16 से 18%, और जो कि घटता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस देश को जघन्य, जो मैं जघन्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ माफ कीजिएगा, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बड़े उनमें हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, एक नए रिफॉर्म की रीच आना है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने आदित्य जी की। जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जब बीपी सिंह की सरकार थी तो मंडल कमीशन लागू किया गया, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हम ये पाएंगे कि उनके द्वारा किए गए सुधार आज काफी समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात। परंतु देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये रिफॉर्म्स करने बहुत ही जरूरी थे, और जो किसानों के संबंधी जो कृषि बिल लाए गए हैं, इससे वाकई में कुछ खामियां तो हैं ही, परंतु इससे जो दूरगामी दृष्टिकोण से देखेंगे आप ये पाएंगे कि किसानों के जीवन में बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सही बात है आकाश जी। आप क्रांतिकारी परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जो एक तबका है किसानों का, जैसे कि आपका हो गया हरियाणा के किसान, जैसे पंजाब के किसान, आपको नहीं लगता कि वह ज्यादा कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उन्हें स्वतंत्रता है कि वो आंदोलन कर सकते हैं। दूसरा, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान ट्रैक्टरों से आकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसानों की समृद्धता को बताता है। और जो एक पंजाब और हरियाणा का किसान जो मुख्य रूप से आंदोलन कर रहा है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि एमएसपी पे जो खरीद होती है वो हरियाणा और पंजाब की अगर मिला के देखें तो गेहूं, चावल में, धान में, यानी कि मतलब 88% एमएसपी पे चीजें खरीदी जाती हैं। और वहीं गेहूं की बात करें तो 70%। और वहीं अन्य राज्यों की बात करें, जैसे कि गेहूं और धान उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश भी अच्छा है, बंगाल भी अच्छा है, मध्य प्रदेश भी अच्छा है, तो गेहूं की अगर बात करें तो केवल 24% एमएसपी पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों के खरीदे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उस बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं है, उस कारण कहीं ना कहीं किसानों के मन में असंतोष है, और कुछ राजनीतिक संगठन उसको, उनके असंतोष को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। और जो खामियां हैं उस पर सरकार लगातार चर्चा भी कर रही है, और हम लोग भी चर्चा करेंगे, उसमें सुधार जरूर होना चाहिए। मैं आपके इस पॉइंट पे वापस आऊंगा एमएसपी वाले, लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आम प्रश्न है। आप एक खुली इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं कि एक संकुचित इकोनॉमी, एक बंद इकोनॉमी में? नहीं, देखिए, हमारी जब परिस्थितियां इकोनॉमी की क्लोज्ड और ओपन का जन्म देती हैं, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि हम कहीं ना कहीं गुलाम थे, तो उस समय हमारे देश के नेताओं का या अर्थशास्त्रियों का मानना था कि हमारी स्थिति कमजोर है, कहीं हम पर कोई कब्जा न कर ले। जब एलपीजी मॉडल आया 1990 के दशक में, 92 के आसपास, तो उस समय हमने जो है ओपन इकोनॉमी कर दी, क्लोज्ड इकोनॉमी खत्म कर दी। तो आज जरूरत है हमें कि किसानों के लिए भी ओपन मार्केट होना चाहिए। जैसे एपीएमसी की हम लोग बात करें जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो एपीएमसी में जहां एमएसपी पे चीजें खरीदी जाती, जिसका एक ये फायदा है। दूसरा एक ये चीज है कि जो है उसमें क्या एक सीमित दायरा है कि आप अपने क्षेत्र में, आप एक अपने राज्य में, आप अपने एक स्थान पर ही चीजें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये घाटा भी है, तो इसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, मतलब आप आउटसाइड जो बिक्री कर सकते हैं। देखिए, ऐसा हुआ कि मैं आपको उस विषय में थोड़ा सा ये प्रकाश डालूं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो मैंने अभी पिछली साल में जाके गया, तो हमारे यहाँ कई किसान थे, उन्होंने कहा कि इस बार आलू की खेती में बढ़िया उपज हुई है। 1-2 लोग कहे मैंने तो 20-20, 25-25 लाख रुपए भी कमाए। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमारे घर में भी आलू की खेती कर दी गई, हर जगह आलू की खेती। तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, कॉस्ट धीरे धीरे 20-25, जो 35 रुपए 40 रुपए में आलू, तो 20-22 में, 18-19 में आना चालू हो गया। तो क्यों मोदी जी की जो फर्स्ट स्कीम है, जो कृषि बिल आया है प्रथम, उसमें उन्होंने ये बात करी है कि आप किसी भी आउटसाइड में जाकर के बेच सकते हैं जी। तो आउटसाइड में बेचने का एडवांटेज ये है कि जैसे मान लीजिए हम एलोवेरा की खेती करते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में खपत नहीं, लेकिन पतंजलि उसको लेना चाहता है। बिल्कुल सही बात। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा है, और अगर क्या बुराई है कि अगर इसका फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ठीक बात बताइए आकाश जी, जब किसानों के पक्ष में सारा का सारा बिल है, जितना भी आपने कहा मैं उससे समझा, आप बोल रहे हैं एक दो चीजों को लेके, अपन उस पर बाद में बात करेंगे। जितना भी किसानों के पक्ष में सारे के सारे बिल हो रखे हैं, और अभी आपने अगर मीडिया की रिपोर्ट्स भी देखी हो तो पुराने कुछ इंटरव्यूज भी चल रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, उनके कुछ पत्र भी दिख रहे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे थे इसी तरीके के परिवर्तन का भी सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक एक भड़ास निकाली जा रही है सरकार के प्रति, एक भड़कावा पैदा किया जा रहा है समाज में, किसानों में? देखिए क्या है कि ये तो राजनीति का अंग है कि जब सरकार आती है तो सरकार पहले 6 महीने क्या करती है, सरकार पहले 6 महीने धन्यवाद देती है लोगों का कि आप वो, फिर अपने एजेंडे तय करती है। तो उनका एजेंडा कहीं ना कहीं मोदी जी का था कि अब किसानों की आय दोगुनी करेंगे, या फिर खैर एजेंडा तो कई बार सरकारों ने रखा, राम मंदिर बनवाएंगे, विभिन्न प्रकार के एजेंडे उनको लगातार पूरा कर रही है। तो किसानों की आय में परिवर्तन के लिए तगड़ा रिफॉर्म आना जरूरी है, और जब जब परिवर्तन आते हैं तब तक उसे जनता सहन नहीं कर पाती, ये भी बिल्कुल तय है। और लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ देश में भाजपा सरकार है तो उसका निरंकुश होना वो भी गलत है। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आजादी है, विपक्ष को भी आजादी है कि अगर गलत तरीके से बिल पास कराया गया तो उसकी जांच कराया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही कानून बनना चाहिए। लेकिन अगर उन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दें तो कहीं ना कहीं सरकार वहां पे गलत कुछ आंशिक मात्रा में है, लेकिन पूर्णता नहीं है, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये मान लेती है कि ये विधि के द्वारा बनाया गया नियम है। अब आपको प्रूव करना है कि क्या ये सही है या गलत। बिल्कुल सही। तो इसमें मुख्य बात ये है कि राजनीतिक संगठनों को किसानों के हित में सोचना चाहिए, और जो खामियां हैं उसके लिए सरकार से बात करनी चाहिए, और हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि क्या खामियां और उस पर सुधार सरकार को भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बड़े जो क्रिटिक्स हैं एक बात को लेके बड़े अड़े हुए हैं, मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, उसके तहत भी कई सारे क्रिटिक है जो ये कह रहे हैं किसानों का इसमें हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इसके तहत भी वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, वो कैसे हो? अगर हम लोग आर्टिकल 21 की बात करें, राइट ऑफ लाइफ, अगर किसान ये कहते हैं कि जो है कि इससे कहीं ना कहीं हमारी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ ठीक है, अगर आप दलील रख सकते हैं। परंतु इस बिल को जितना मैंने पढ़ा और जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितनी मेरी समझ है उस आधार पर कहीं भी ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है। बिल्कुल सही आकाश जी। मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि आकाश एक प्रचुर वक्ता होने के साथ साथ लॉ के भी अच्छे जानकार हैं, तो अगर इनकी नज़रों में वो चीज़ नहीं है तो आप निसंदेह हो जाइए कि राइट टू लाइफ का कहीं भी वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये फॉल फ्लैट हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको नल एंड वॉइड कह देगा कि राइट टू लाइफ को वायलेशन नहीं हो रहा है। अच्छा आकाश, आज का जो अपना देश है बहुत महाशक्तियों के बीच में है, अपन भी मतलब एस्पायर कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, महाशक्ति बनने की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब ऐसे मुद्दे देश के अंदर ठिठोले जाते हैं, जब विपक्ष उनको एक हंसी की पात्र बना देता है, तो विदेश में आपने अभी देखा होगा रिसेंट में कनाडा के भी जो प्रधानमंत्री उन्होंने कुछ कहा है कि हम इनके साथ खड़े होते हैं, उनके यूनाइटेड किंगडम की भी जो असेंबली है वहाँ पे भी ये बात उठी है, तो आपको नहीं लगता एक छवि कहीं ना कहीं निष्ठुर होती है, कहीं ना कहीं कलंकित होती है देश की इन प्रोटेस्टों के कारण? बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि देश का किसान हमारा है जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश की सरकार हमारी चुनी हुई है, तो हमें सरकार से बात करनी चाहिए, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और मतलब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एकजुट होने की जरूरत है। अगर जो लोग हमें बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो उन्हें कहिए कि सरकार भी हमारे साथ है। बिल्कुल सही। आज हो सकता है सरकार को कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही जो मुझे समझ में आ रही है, तो हम अपनी सरकार है, हमारे लोग चुने गए हैं, हमने भाई कहीं से बाहर से तो लोग चुने नहीं, हमने वोट दे करके सांसद बनाए, विधायक बनाए, तो आज जो खामियां हैं उनसे लड़ेंगे। हमें बचपन में हमारे पिताजी से कोई मतभेद होते थे तो उनसे लड़के चीजें लेते थे। बिल्कुल सही बात, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम जाके पड़ोसी को बिल्कुल सही बात है, उसके उपहास वाली बात है, ये उपहास की बात है, देश की प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आकाश, मतलब अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन पे जिसको आपने बीच में लाया था, मैंने बोला था आगे लेंगे अपन, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे आते हैं। आकाश, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है एमएसपी की कोई लीगल बैकिंग तो है नहीं जी। सरकार कोई बाध्य नहीं होती कि एमएसपी वो दे ही दे जी। वो चाहती है कि उनके किसानों का भला हो, उनके किसानों की उन्नति हो, इसलिए वो एमएसपी रखती है। जी। और जितनी भी फसलें, शायद 22 से 23 फसलों में एमएसपी मिलता है, करेक्ट? जी जी। उसमें से बहुत कम, जैसा आपने परसेंटेज बताया भी हमें कि बहुत कम, और उसमें भी आखिरी मात्र 2 से 3 फसलें होती है जो कि एमएसपी पे खरीदी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि बस एक दिखावे का, मतलब अपन कहते हैं दिखावे का एक बैच है, rather than इसका कोई रियल पर्पस हो, एक ब्रोशर है जिसको बस दिखाने के लिए आपने रखा है एमएसपी को? देखिए क्या हुआ कि अगर अपन बात करें कि एमएसपी का उदय क्यों हुआ, जी, तो
जब 64-65 के बाद 2 बार अकाल आया, तो उसी समय जो है नॉर्मन बोरलॉग जी ने और MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति लाए। तो उस समय लोगों का ये था कि वो कहते थे पेस्टिसाइड्स यूज करो, ये उर्वरक यूज करो, ये खाद यूज करो। तो उस समय लोग किसानों का कहना था इतनी महंगी चीजें हम क्यों यूज करें। तो कई सरकार ने इस बात को बढ़ावा देने के लिए MSP लागू किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा समर्थन मूल्य है जो उसकी लागत को कम से कम किसान एक बार मान लीजिए उस पर अपना पेस्टिसाइड अच्छी क्वालिटी का सारे बीज और इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है, तो इसके बाद उसका जो लागत मूल्य है उससे कम में चीज़ें ना बिके ताकि वो कर्ज के नीचे आ जाए। तो MSP की शुरुआत यहाँ की गई और MSP से सबसे ज़्यादा लाभान्वित प्रदेश जो हुए वो पंजाब और हरियाणा हुए, जिसके कारण आज वहाँ पे लोग समृद्ध हो गए। ये भी एक मुख्य रीजन है, वहाँ पे लोग समृद्ध हो गए। और MSP पे एक दो कुछ खामियां भी हैं, जैसे MSP पे अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिया गया है कि 900 1900 इतना 1800 इतना, तो चीजें इसके ऊपर खरीदी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सरकार को एक ये भी नियम लाना चाहिए कि, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ऐसा है कि आज होड़ लगी हुई अंतरराष्ट्रीय पटल पर कि कृषि उत्पाद को अपन जो फूड प्रोसेसिंग है सबसे कम रखेंगे। तो अगर हम इतनी महंगी खरीदेंगे तो उसका अपन अंतरराष्ट्रीय पटल पर तो उतार ही नहीं पाएंगे, फिर दूसरे के देश यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। तो जहाँ एक तरफ पक्ष है तो उसका विपक्ष भी है। तो उन दोनों मुद्दों पे सरकार सोच रही है और सरकार अपने हिसाब से कदम भी उठा रही है। तो आपको नहीं लगता कि आपने अच्छी बात छेड़ी कि भैया कि हम MSP से ऊपर खरीद रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो सरकार ने दूसरा बिल लाई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होंगे अपने किसान भाई बहन? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सोच है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो किसान है वो उसमें संशय में है। जैसे किस तरीके का संशय में है, किसान ये सोच रहा है, जबकि अगर आप लोग उस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि किसी भी प्रकार का लैंड को मतलब कब्जे में नहीं लिया जाएगा, भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये सब सिक्योरिटी देती है किसान को, और लिखा है कि अगर ये कुछ भी होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। और अगर एक टर्म है फोर्स मेजर, जिसे प्राकृतिक आपदा आने पर कि अगर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट डील पूरी नहीं कर पाता है तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन वो किसान के लिए बिल्कुल नहीं है। वो अगर कंपनी जो उससे कॉन्ट्रैक्ट ले रही वो 1.5 गुना हर्जाने के रूप में देगी। इन सब चीजों में उसकी सेफ्टी है, लेकिन किसानों के मन में संशय इस बात का MSP को लेकर के कि MSP का जिक्र कहीं नहीं किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मन चाहे औने पौने दाम में चीजों को खरीदेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा कंसेप्ट है और अच्छी कंट्रीज में बेशक होता भी है और इसका एडवांटेज हमें मिलेगा भी। एक चुटकुले की बात आ गई हमारे दिमाग में। अभी आकाश ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फोर्स मेजोर। ये वही टर्म है जिसका इस्तेमाल करके अपनी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया था कि जो GDP वो टूट गई है, वो एक्ट ऑफ गॉड जिसे आप कहते हैं। तो एक तरीके से वही है नेचुरल कैलामिटी वगैरह का, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं जब चाहे तो आकाश कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी आप कहेंगे। इस पे एक संशय जो लोगों के दिमाग में है, लीगल बैकिंग का भी है। आपने मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना है इस लॉ को, उसमें कहते हैं कि जो सिविल कोर्ट्स है उनका अधिकार छीन लिया गया और DM और SDM को दे दिया गया है, करेक्ट? एक्चुअली उसमें क्या सरकार की मंशा ऐसी थी कि सरकार ये सोचती थी कि ये जो मामले जाएंगे तो मतलब कि कोर्ट में जाएंगे तो लंबित हो जाएंगे। तो सरकार की ऐसी मंशा थी कि सरकार चाहती थी कि ये मामले का निपटारा तुरंत हो। तो SDM, उन्होंने कहा कि SDM करें और 30 दिन में SDM एक मतलब CV बना देगा ताकि एक आपसी में समझौता हो जाए। अगर वो नहीं होता तो SDM उसमें 30 दिन में अपना फैसला सुनाएगा। इसके उपरांत एक अपील हम लोग DM को भी दायर कर सकते हैं या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो उससे संबंधित होगा, परंतु इससे मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ। और कारण बताइए। क्योंकि कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक अधिकारी है तो किसी राजतंत्र के अंदर कार्य कर रहा है, किसी सरकार के अंदर कार्य कर रहा है तो बायस्ड हो सकता है। तो किसानों की ये आशंका है कि कहीं मान लीजिए निरंकुश हो जाए, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हो जाए, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है तो सरकार को इसमें कर देना चाहिए कि सिविल कोर्ट में सुनवाई, एक ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए। ट्राइब्यूनल जैसे NGT हमने बना रखा है तो इसको बना देना चाहिए NAT, नेशनल एग्रीकल्चर ट्राइब्यूनल्स, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरीके कार्य करे, जिसमें तुरंत फैसला हो, जिसमें एक्सपर्टीज भी रखे जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रखे जाएं। तो इन सब चीज़ों से ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है।
शायद ये बात बहुत सही भी कही आकाश ने। अगर आप कभी गौर करें, इस देश में सिविल सर्विसेज की जो स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि सरकार का जो एजेंडा है वो चलाया जा सके, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई किस तरीके से हम इनको रूल कर सके। तो कहीं ना कहीं क्या पता उसी तरीके से, उन्हीं नीतियों में तो हम नहीं जा रहे, तो बिल्कुल सही बात भी कही आपने। लेकिन ये भी है बात कि वहाँ पे उनका जो बाध्य है, ये तो बिल्कुल सही कि उनका जो भी डिसीजन होगा वो बाध्य होगा दोनों पार्टियों पे, लेकिन उसके आगे भी अपील की जा सकती है जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन वो खैर नेक्स्ट की बात चलते हैं। आकाश, तीसरे बिल की अपन बात करते हैं जो कि हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बिल था। पता नहीं उस पर क्यों इतना संशय किया गया, इतनी क्यों बातें की गई। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला बिल जी। जैसे आकाश, पहले जो अभी सरकार ने 5 एसेंशियल कमोडिटीज को हटा दिया है, कुछ तेल के बीज हो गए, कुछ आपके अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, और कुछ ऐसे इन्होंने हटा दिया। आकाश, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर सरकार इन्हें एसेंशियल कमोडिटी में रखती तो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ पाते, और सरकार कब तक देख पाएगी उन स्टोर हाउस को बना के रख पाने का, उन वेयर हाउस को। आज भी हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे रास्तों में जाते वक्त कि आप देख रहे हैं अनाज खरीदा हुआ पड़ा है, लेकिन बस ऊपर से ढक दिया गया है और खुले में कई ग्राउंड्स में फैला पड़ा रहता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा सोचा ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी और स्टोरेज की फैसिलिटीज बढ़े, वेयर हाउस भी बढ़े, तो कहीं कहीं अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, अगर हम भारत के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उतारना चाहते हैं तो हमें स्टॉक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब पतंजलि को एलोवेरा चाहिए, किसी कंपनी को ऑयल बनाने वाली को मूंगफली सोयाबीन चाहिए, तो अब हम कहेंगे 2 बोरा से ज्यादा स्टॉक ना करो, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे तो ये परिकल्पना ही अधूरी है। तो ये सब चीजें ठीक है। अब जैसे अब बात कर लेते हैं, अब सीआई की जैसे पीडीएस सिस्टम है, तो आप देखते होंगे पीडीएस सिस्टम में जो है लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गांव में कोटा में जो गेहूं चावल आता है, लोगों ने उससे लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता डाउन कर दी। उन्होंने कम गुणवत्ता का अनाज को वहां पे बेच दिया और बाकी स्टोर रखा जो पड़े पड़े सड़ गए। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छा मतलब एक्ट है। तीसरे एक्ट में तो कोई खामी नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत, मतलब किसानों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब भारत समृद्ध हो चुका है। पहले की परिस्थितियां दूसरी थी कि जब देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। आज तो देश के पास खाने के लिए अनाज है, खाद्यान्न की उपलब्धता है। आज हम लोग स्वयं सामर्थ्यवान हैं कि हम लोग पूरी देश की जनसंख्या को भोजन करा सकते हैं। तो अब ये ऐसा इशू नहीं है। जो दो बिल मुझे लगता है जो जिसमें लोग चर्चा होनी चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप कह रहे हैं तीसरे बिल में ऐसा कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, बहुत ही शानदार है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। वो बस अपन एक छोटा सा जो सवाल रह गया था, जो कांटे की तरह चुभता था जी। अभी आंदोलन कई दिनों से चल रहा है, आज शायद 25वां या 26वां दिन हो गया होगा। आकाश, एक बात बताइए हमें आप, सरकार बोल रही है हम बैठ के संशोधन करेंगे जी, लेकिन जो किसान के संगठन है वो कह रहे हैं हम चाहते तीनों बिल गिरा दिए जाएं, तीनों बिल वापस ले लिए जाएं, एकदम फाड़ दिए जाएं। आपने अभी देखा होगा केजरीवाल जी भी तीनों बिल फाड़ रहे हैं अपनी विधानसभा में खड़े होकर। तो क्या ये अराजकता नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये सब सारे जो दल हैं वो अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के बिल फाड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृषि जहां राज्य सूची का विषय है, जो 14वां विषय है राज्य सूची में, उसमें कृषि दिया गया है। लेकिन नेहरू जी ने क्या करा कि उसमें संशोधन किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9वीं अनुसूची डाला, क्योंकि उन्हें पता था कि लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। फिर वहीं पे 1954 में तीसरा संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 33वां विषय जो 33 सब्जेक्ट है जो संवर्ती सूची का, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, उसमें उनको संवर्ती सूची में भी रखा कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है जी। वहीं 25वीं और 26वीं विषय की बात करें अगर हम लोग राज्य सूची के, तो उसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो ट्रेड है या ई कॉमर्स है, तो ये सब जो है इन सब में मान्यता जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार की अगर आप बात नहीं मान रहे हैं, राज्य उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो 365 आर्टिकल के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र मशीनरी विफल मानकर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो ये तो सब एक प्रतिक्रिया है जिससे लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी अभी सुन के, आकाश की ये वाली बातें सुन के आप समझ गए होंगे कि इन्हें लॉ की कितनी जानकारी है। उन सभी के लिए जो थोड़ा कम है लॉ से जानकारी, जिनको कम है समझ, बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं, 3 अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें एक सेंटर होती है, एक स्टेट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंटर लिस्ट में मात्र उनके लिए जो लॉज होते हैं वो सेंटर बनाता है, स्टेट लिस्ट के लिए जो भी लॉज होते हैं वो स्टेट बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट के लिए, जिसको आकाश ने बोला भी समवर्ती सूची हिंदी में कहते हैं उसे, उसके लिए दोनों ही लॉज बना सकते हैं। लेकिन जब कभी भी उनके बीच में कोई भी अगर डिसमैच होता है, कोई भी कॉन्क्लेव होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो
तो किसका माना जाता है? सेंटर का माना जाता है। तो ये आसान भाषा में आपके लिए, ना कि लौकी भाषा में, लेकिन खैर। तो आकाश, इन सारी बातों को तो चलिए हम मान गए कि जो भी है, मतलब कुल मिला के सरकार जो चाह रही है एक पक्ष उसका सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है सरकार भी बड़ा अड़ियल रवैया अपना रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि आंदोलन इतना बड़ा ना होता। सरकार ने कुछ गलतियां करी कि एक तो सबसे पहले तो मैं ये बात कंसीडर करूंगा कि जब 5 जून के आसपास अध्यादेश लाया, आर्टिकल 123 का यूज किया राष्ट्रपति ने और अध्यादेश लागू किया, तो किसानों के जीवन में कोई अचानक परिवर्तन इतने सालों में नहीं आया, तो 2 दिन में आने वाला नहीं था। संसद के सत्र का भी यूज कर सकते थे। तो सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि आंदोलन होगा जी। तो सरकार ने भी थोड़ी बदमाशी करी, उसने सोचा कि कोविड का समय थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से होगा तो हम निकाल देंगे। लेकिन अब मजबूरी यहाँ पे आई कि प्रथम सत्र लागू होने के 6 सप्ताह के अंदर जो है इसका पारित होना संसद से जरूरी है। तो इसका पारित होना जरूरी है, तो सरकार ने क्या करा, जब राज्यसभा में इसको पेश किया तो राज्यसभा में थोड़ा आंकड़ा कम था। 242 में लगभग अगर बात करें तो 121 अप्रॉक्स तो चाहिए थे, इनके पास 105 110 का आंकड़ा था। लेकिन इनका बीजेडी भी समर्थन कर रही थी और कहीं ना कहीं एनसीपी भी अपने जो पवार जी थे वो कृषि मंत्री थे, तो इस टाइप के बिल के समर्थन करते थे, तो वो वहाँ पलट नहीं सकते थे। तो उनके पास एक ऑप्शन ये था कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो वॉकआउट कर जाए। तो सरकार ने वहाँ पे जो है नॉइस वोटिंग का यूज किया। अच्छा, नॉइस वोटिंग का यूज किया और इसके बाद की बिना मतलब जो है वोटिंग हुए बिल को पास कर दिया। ये थोड़ा सा सरकारी कमियां, लेकिन अगर इसको लेकर के चैलेंज दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसे समझेगा, क्योंकि लोकसभा में प्रचंड बहुमत है। अगर ये बिल यहाँ पे गिर भी जाता तो संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती और उसमें प्रचंड बहुमत से बीजेपी अपना ये बिल पास करा सकती थी। तो एक बड़ा इशू नहीं होता बिल पास कराना उनके लिए। बिल पास कराना, और मुझे लगता है संवैधानिकता की जांच और प्रोसीजर दोनों में भी उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर संविधान की नजर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप करेक्ट ही मानेंगे? बिल्कुल करेक्ट ही। और अभी आकाश ने जो ध्वनि मत की बात की, जो वॉइस वोट की बात की थी, ये संपूर्णतः उसका अधिकार होता है, स्पीकर का अधिकार होता है कि वो जिससे भी पास कराना चाहे, और इसको वो चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि संसद 122 अनुच्छेद के आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया कि संसदीय कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मेरे हिसाब से आप समझ तो गए होंगे कि जो एक मोटा पक्ष था इन बिलों का लेके कि क्या उन्हें कभी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्या क्या उनमें अच्छाइयाँ थी, कितना कुछ है उसमें, तो आप ये समझ गए होंगे। आकाश, सच्चाइयाँ अच्छाइयाँ तो भाई बहुत आपने गिना दी, कुछ बुराइयों में भी आ जाए, लग रहा है आपको कुछ बुराइयां? नहीं, बिल्कुल है कि एक तो कुछ तो संशय है, जैसे किसानों का संशय है कि क्या हमें एमएसपी हट जाएगी कि मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो सरकार ने माना भी है कि एपीएमसी रहेगी प्लस एमएसपी भी रहेगी, उसको हमें नहीं हटाना है, इसको उन्हें अपने उसमें जो एक्ट है उसमें कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसमें एक जो एक प्रारूप बोलते हैं कि जो एक फॉर्मेट है तो उसको सरकार को फॉर्मेट देना चाहिए। कि फॉर्मेटिंग में ऐसा होता है किसान तो पढ़ा लिखा ज्यादा होता नहीं, या कुछ समृद्ध किसान होते हैं, कुछ ग्रामीण तबके से लोग होते हैं, मेरे ग्रामीण परिदृश्य में लोग हैं, तो उनको कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि 6 कॉलम हो, अपना नाम और जिससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उसका नाम, कितने की डील हुई, कितने वर्ष की हुई है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि आसान से आसान भाषा में, और फॉर्मेटिंग सरकार करे, सरकार के द्वारा की गई फॉर्मेटिंग के अलावा कोई भी फॉर्मेट पे कॉन्टेक्ट नहीं हो, मतलब वो बादी ना हो, जो एक फॉर्मेट दिया गया सरकार ने, नहीं गुमराह ना हो सके किसान। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट सरकार ने बनाया नहीं तो जो लीज लेने वाला, जो कॉन्टेक्ट करने वाला, वो कुछ भी उस पे फॉर्मेटिंग करके सिग्नेचर करा ले। बिल्कुल सही बात। तो सरकार को एक ये सुधार करना चाहिए। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम पे करना चाहिए जी, कि जो जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कि एसडीएम और डीएम की जो उनकी सोच अपनी होगी, लेकिन किसानों को और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है देश में, तो सिविल कोर्ट में इसके लिए मतलब प्रावधान होने चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स बना देनी चाहिए, जिसमें जो है तुरंत आर्टिकल 223 शायद इसके थ्रू बनाया जा सकता है, तो 323 तो इसके थ्रू बनाया जा सकता है, तो ये बना देना चाहिए। और तीसरा क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है, अभी क्या हो रहा है कि मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैन ले आए, कोई रेगुलेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, रजिस्टर्ड चीजें डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी हमें कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। ये काम, इन चीजों में सुधार बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनसे वाकई में किसानों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है।
चलिए उम्मीद करते हैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो, सरकार भी सुने, किसानों की भी सुने और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान। और बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब कि अपने इस संवाद के माध्यम से किसानों से भी अनुरोध करता हूँ, सरकार से भी, कि मुझे भी बुरा लगता है, हम लोगों को भी बुरा लगता है कि हमारे देश के अन्नदाता जो 60% 70% किसान हैं वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए और किसानों को भी अपने हित में चीज़ों को समझना चाहिए और लोगों को बहकावे में ना करके कि सरकार की नीतियों को समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी सरकार अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है, तो उस पर उन लोगों को समझना चाहिए। और निश्चित ही अगर ये बात और ये मतलब कि जो इन लोगों ने एक्ट बनाया है उसको सही दिशा प्रदान करेंगे तो वाकई में किसानों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शानदार आपने बात कही आकाश। चलिए उम्मीद करते हैं आकाश जो आप चाह रहे हैं वैसा ही चमके हमारा भारत। हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसा चाहते हैं इस भारत को देखना आगे भविष्य में, कि वो किस सेक्टर में जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में, खेती किसानी या सर्विस वाले सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो भी आपको सही लगे आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के एपिसोड के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी न किसी नए एपिसोड के साथ। इसी तरीके से आप भी गुफ्तगू करते रहिए और हमें देखते रहिए। ख्याल रखिएगा। नमस्कार।